ये अप्रैल 1986 था जब 3 साल से जिला वतन भुट्टो की 33 साल बेटी बेनजीर भुट्टो ने सियासत में वापसी का ऐलान कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान वापस आने के लिए 10 अप्रैल 1986 की तारीख भी दे दी। इस ऐलान के बाद से ताकत के ऐवानों में एक जबरदस्त बहस चल निकली। क्या बेनजीर को वापस आने दिया जाए या इनको रोकने की कोशिश की जाए। इस बहस में वज़ीर-ए-आज़म जुनेजो ने ज़ियाउल हक को कायल कर लिया कि बेनजीर के इस्तकबाल को ना रोका जाए, क्योंकि इन्हें रोकने से आलमी सतह पर ये तासुर जाएगा कि पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। बेनजीर के इस्तकबाल को ना रोकने की एक वजह ये भी थी कि वो भुट्टो की फांसी के 7 साल बाद पीपल्स पार्टी की हकीकी मकबूलियत का अदराक भी करना चाहते थे। फिर 10 अप्रैल 1986 का दिन आया। बेनजीर भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी तो हवाई अड्डे के गिरदा गिर्द लाखों अफराद जमा थे। लाहौर शहर में इतना बड़ा सियासी जुलूस इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। लोगों के हाथों में पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के झंडे थे और हर तरफ जिए भुट्टो बेनजीर के तराने गूंज रहे थे। बेनजीर भुट्टो का जुलूस लाहौर एयरपोर्ट से माल रोड से दाता दरबार और दाता दरबार से होता हुआ मीनारे पाकिस्तान पहुंचा तो दोपहर ढल रही थी। वो भुट्टो जिसे 7 साल पहले ज़ियाउल हक दफन कर चुके थे, आज मीनारे पाकिस्तान पर पूरे कद से खड़ा था और आज वो तन्हा नहीं था। उसके सामने इंसानों का एक समंदर था और इस समंदर में पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को अपना मुस्तकबिल डूबता नजर आ रहा था। बेनजीर भुट्टो का ऐसा शानदार इस्तकबाल सरकारी अंदाजों के बिल्कुल खिलाफ था। बेनजीर को अपने अजीमुश्शान इस्तकबाल पर खुशी तो बहुत हुई, लेकिन असल में इनके लिए मुश्किलात की एक नई इब्तदा भी यही थी। एस्टेब्लिशमेंट ने उनके बढ़ते कदम रोकने का फैसला कर लिया था। बेनजीर भुट्टो को रोकने के लिए जो इकदामात किए गए, इसमें सबसे पहले तो इनकी किरदार कुशी की एक मुहिम शुरू की गई और उनके स्कैंडल्स बनाए गए। लाहौर में अपने इस्तकबाल के बाद बेनजीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल सालेह हयात के घर पर ठहरी थी, इसलिए फैसल सालेह हयात के साथ भी इनका स्कैंडल बना दिया गया। इन हालात में बेनजीर की वालिदा ने वही किया जो हमारे मुआशरे में माएँ करती हैं। उन्होंने बेनजीर की शादी का फैसला कर लिया। उस दौर में बहुत से अहम लोग भुट्टो खानदान का दामाद बनने का ख्वाब देख रहे थे। बेनजीर को फैसल सालेह हयात से शादी का मशवरा भी दिया गया, लेकिन ये बेल मुडेर न चढ़ सकी। सैयदा आबदा हुसैन लिखती हैं, फैसल सालेह हयात कम तालीम याफ्ता और बोर किस्म के आदमी थे, इसलिए ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन इसी दौरान बेनजीर के लिए नवाब शाह के घराने का रिश्ता आया। आसिफ जरदारी की वालिदा टिम्मी बुखारी अपने बेटे का रिश्ता लेकर नुसरत भुट्टो के पास आईं। आसिफ जरदारी का कोई सियासी पस मंजर नहीं था, बल्कि नवाब शाह में वो कुछ साल पहले जिला कौंसिल का इलेक्शन तक हार गए थे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी का बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। नुसरत भुट्टो को ये रिश्ता पसंद आया और 18 दिसंबर 1987 को लियारी की किकरी ग्राउंड में दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी करने के बाद भी बेनजीर की मुश्किलात कम नहीं हुई। इनके मुखालफिन उनकी छोटी से छोटी कमजोरी का भी फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए बेनजीर हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने उम्मीद से होने की खबर भी मीडिया से छुपा ली, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक को तो ये खबर चाहिए थी, क्योंकि उनके लिए इसकी एक अहम सियासी वजह थी। 1988 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने जुनेजो हुकूमत को बरतरफ किया था तो उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि इन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल चुकी थी कि बेनजीर उम्मीद से हैं। लिहाजा वो अगले इंतखाबात की तारीख ऐसी रखना चाहते थे जिसमें बेनजीर जचगी के करीब हो और इंतखाबी मुहिम न चला सके। इंटेलिजेंस को ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वो करीब करीब दुरुस्त तारीख का पता चलाएं। बेनजीर भी इस शरारत को समझ चुकी थी, इसलिए ढीले ढाले लिबास पहनती ताकि देखने वाले कोई अंदाजा न लगा सकें। मजीद ये कि बेनजीर ने मुख्तलिफ तरीकों से ये मशहूर करवा दिया कि वो नवंबर में मां बनने वाले हैं। यही खबर जुलाई में जनरल ज़ियाउल हक तक भी पहुंची। हालांकि वो 30 मई 1988 को 90 दिन यानी 30 अगस्त तक इलेक्शन का ऐलान कर चुके थे और अब इन्हें अपने मंसूबे के तहत तारीख बदलना पड़ी। उन्होंने 20 जुलाई को नया ऐलान किया और बेनजीर की जचगी के महीने यानी नवंबर में इलेक्शन का वादा किया।
तारीख की ये अजीबोगरीब जासूसी मुहिम जारी थी कि जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा हवा में फट गया और वो जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में 11 साल से स्याह सफेद के मालिक ज़ियाउल हक की मौत के साथ ही पाकिस्तान में ताकत का खला पैदा हो गया। इस खला को 3 अफराद ने पुर किया, जिसे उर्फ़े आम में स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल कहा जाता है। ताकत की इस तिकोन में सदर गुलाम इसहाक खान, आर्मी चीफ जनरल असलम बेग और ISI चीफ जनरल हमीद गुल शामिल थे। सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने भी नवंबर में आम इंतखाबात की तारीख बरकरार रखी, क्योंकि इन्हें बेनज़ीर के बारे में नवंबर की ही इत्तला मिली थी, लेकिन ये इत्तला गलत थी। बेनज़ीर की हिकमत अमली काम कर गई और बिलावल इंतखाबात से 2 माह कबल 21 सितंबर 1988 को पैदा हुए और बेनज़ीर को इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका मिल गया, क्योंकि 1985 के इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने लड़े थे और पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात का बाइकाट किया था। लिहाजा सकूते ढाका के बाद 1988 का ये इलेक्शन पहला बड़ा सियासी मार्का था जिसमें जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हो रहे थे। नवंबर में वोटिंग का ऐलान हो चुका था और मुकाबला बहुत सादा था, या तो अवाम भुट्टो के साथ थी या भुट्टो के खिलाफ। बेनज़ीर की अवामी मकबूलियत को देखते हुए ये साफ नजर आ रहा था कि शायद वो इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगी, लेकिन उनके मुखालफिन किसी सूरत भी उन्हें खुली छूट देने के लिए तैयार नहीं थे। स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल भी अपने जौहर दिखा रही थी। ट्रायंगल का तीसरा सिरा यानी जनरल हमीद गुल सबसे ज्यादा मुतहर्रक थे। उन्होंने बेनज़ीर के खिलाफ 9 सियासी जमातों का इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी IJI को रातों रात खड़ा कर दिया। इस हकीकत का एतराफ जनरल हमीद गुल अपने कई इंटरव्यूज में कर चुके हैं। नवाज शरीफ की जमात जो उस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग कहलाती थी, इस इत्तेहाद का सबसे बड़ा हिस्सा थी। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी IJI का हिस्सा थी। पीपल्स पार्टी के बानी रुकन और बेनज़ीर के अंकल गुलाम मुस्तफा जतोई को IJI का सरबराह मुकर्रर करके बेनज़ीर के मुकाबले पर खड़ा कर दिया गया। इस इत्तेहाद के सरबराह तो गुलाम मुस्तफा जतोई थे, लेकिन IJI का अवामी चेहरा मियां नवाज शरीफ थे। इन इंतखाबात में नवाज शरीफ समेत एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ किस किस किस्म के घटिया और गलीज इश्तेहारात चलाए गए वो हम आपको इससे अगली वीडियो में दिखाएंगे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अगर आप इन्फोजिया चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से भी नवाजें। शुक्रिया।